सोचा है कि सरकार एक ओर जहां देश का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, नई नई योजनाएं लेके आ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार का टैक्स का दबाव बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। वैसे तो आप खबरें न्यूज चैनल में दिन भर देखते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपको देश और देश से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। और जैसे मैंने सरकार के खर्च की बात की, तो शायद आप समझ ही गए होंगे आज के टॉपिक में हमारा क्या खास है। क्या आपको पता है जो सरकार की अर्थव्यवस्था है वो आज किस ओर बढ़ रही है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल डिफिशिएंट की, यानी राजकोषीय घाटा। सरकार जहां एक ओर देश का विकास कर रही है, वहीं उससे भी कर्ज की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे फुलफिल करती है? आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से जानने वाले हैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर से। सर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और आज वो इस टॉपिक में हमें पूरे डिटेल में जानकारी देंगे और जो आपके बहुत काम आएगी। और ऐसी ऐसी जानकारी है जो शायद आपको किसी न्यूज चैनल में भी देखने ना मिले। सर हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, राजकोषीय घाटा, बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो एक्चुअल में ये क्या है? इसको मैं अगर भाषांतर अंग्रेजी में करूं तो इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी भारत सरकार की आय और भारत सरकार का व्यय, आमदनी कितनी और खर्चा कितना, ये दो में जो गैप है उस गैप को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा या तो फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। यानी वो भारत देश के अंदर की बात है, उसका विदेशों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का ये फिस्कल डेफिसिट है जिसकी बहुत बड़ी असर इस देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। जैसे अभी इमीडिएट पास्ट 11,70,000 करोड़ का ये राजकोषीय घाटा है, जो आजकल 4.8% हमारे जीडीपी से है। जीडीपी से 4.8%। वैसे तो 2010 का अगर हम आंकड़े लें तो 2010 में ये आंकड़ा था 6%, यानी राजकीय घाटा हमारा 6% था। एक कल्पना ऐसी रखी गई है कि भाई ये राजकोषीय घाटा 4.1% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए अगर हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। तो 4.8% शायद 4.5% तक पर भी लेकर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, इससे देश को क्या नुकसान हो सकता है? मैं तो एक सीधी सी बात करता हूँ। सरकार तो एक व्यक्ति ऐसा गिनो, आप और मैं भी व्यक्ति है, हमारी भी आय है, हमारा भी खर्च है। अगर मेरा खर्च मेरे आमदनी से ज्यादा है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, तो उस विषय पर हमें क्या तकलीफ होगी? वही तकलीफ यहाँ होने वाली है। क्यों? क्या कि खर्च तो बढ़ता है, खर्च ज्यादा है, तो पैसा लाना कहां से? फिर वो सरकार हो या आप या मैं हूं, तो इसमें ये पैसा लाने की दिक्कत आ सकती है। सर, तो कैसे फुलफिल करती है गवर्नमेंट इस खर्च को, आय और खर्च के बीच का जो अंतर है उसमें तो 5-6 रास्ते हैं। उसमें से सबसे अच्छा रास्ता अगर हम कहें तो सरकार अपना खर्च कम करे, तो वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके सिवाय एक सरकार के पास अपने ही हाथ में, अपने ही कंट्रोल में है, ऐसा एक रास्ता है, करेंसी नोट छापो। करेंसी नोट अगर छापेंगे तो ये राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। ये एक रास्ता है, लेकिन ये इतना घातक है। मैं इस रास्ते को घातक इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे पास उस पैसे के सामने कुछ भी नहीं है, यानी सोना है
या फॉरेन करेंसी है रिजर्व उसका, जो आजकल हमारा घट रहा है फॉरेन करेंसी रिजर्व, तो वो हमारे लिए घातक होगा अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे। मैं और एक उदाहरण देता हूं इसमें। आपने शायद ईरान का सुना होगा। ईरान की तो हालत बहुत ही खराब है। वहाँ के आम लोग अपना सब दे रहे हैं। नहीं, उससे भी मैं तो अभी अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं, तो उस अर्थशास्त्र में है क्या मालूम है, 1 करोड़ रुपए के सामने $1, ईरानियन 1 करोड़ रुपया, तो उसके सामने $1 अमेरिका का। तो यह स्थिति अगर हम करेंसी छापेंगे तो ऐसा होगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता सरकार के पास है इंटरनल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट यानी क्या? सरकार बोरो करेगी, सरकार पैसा लेगी कहां से? तो वो बॉन्ड्स निकालेंगे। आपको शायद मालूम होगा बॉन्ड्स तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालेंगे, लोग खरीदेंगे, यानी पैसा सरकार के पास आएगा। ये एक दूसरा रास्ता है। लेकिन ये इंटरनल डेप्ट जो है, वो डेप्ट तो मुफ्त में तो कोई पैसा देगा नहीं सरकार को, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी यह भी रास्ता ठीक नहीं है। तीसरा रास्ता भी सरकार के पास है। सरकार क्या कर सकती है कि भाई उनके पास जो एसेट्स है, गवर्नमेंट एसेट्स जो है, जैसे 20% शेयर्स गवर्नमेंट के बैंक्स, उसका वो बेच देंगे। यानी सरकार के पास जो मिल्कत है, उस मिल्कत के बेचने का प्रक्रिया, तो पैसा उनके पास आएगा। कई बार हमने देखा है ना कि इंडियन रेलवेज की जमीन वो बेच दी तो पैसा आया। लेकिन वो घातक इसलिए है क्योंकि उस मिल्कत से सरकार को आमदनी मिलती रहती थी, वो आमदनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो वो भी रास्ता ठीक नहीं है। और एक रास्ता उनके पास है कि वो कर सकते हैं बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। IMF से लोन ले, किसी और देश के पास से लोन ले, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो तो सबसे ज्यादा घातक है। पाकिस्तान का हम देख रहे हैं, वो IMF से लोन ले रहे हैं, IMF उन्हें कंडीशंस पर कंडीशंस रख रहे हैं, ये करो ये करो, इसका भाव बढ़ाओ, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो यह जो एक्सटर्नल, शायद आपको याद होगा एक समय ऐसा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी जब थे तब विदेशों से पैसा लेने के लिए भारत सरकार के पास जो सोना था, वो सोना उन्होंने गिरवे कर दिया, यानी जहाजों में सोना डालकर दे दिया और उसके सामने पैसा लिया। यानी एक्सटर्नल बोरोइंग भी खतरनाक है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, तो सरकार अपना खर्च कम करे। देखिए, मैं फिर से खर्च सरकार कम करे, यानी मैं कैपेक्स की बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो कैपेक्स तो सरकार ने बढ़ाना चाहिए। सर, कैपेक्स क्या है? ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मूढ़िगत खर्च, यानी क्या कि भाई सरकार ने रोड बनाए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे, डैम्स बना रहे हैं, अभी ये बुलेट ट्रेन बन रही है, उसका खर्चा हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज एन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उससे भविष्य में सरकार को आमदनी मिलने वाली है, तो उस आमदनी को बढ़ाना चाहिए। तो यह एक्सपेंडिचर बढ़े, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, कैपिटल और रेवेन्यू, तो वो रोज बरोज का खर्चा है, वो रेवेन्यू खर्चा है, तो उस खर्च को सरकार कम करे, ऐसा मैंने कहा। यानी ये रास्ते हैं सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। सर, अगर अभी की स्थिति देखा जाए तो अभी जो वॉर चल रहा है, मोदी जी भी बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत जाओ, तो वो अभी कैसी स्थिति चल रही है हमारे देश में? देखिए, वो तो उन्होंने अपील की है, लोगों को अपील की है। इस वॉर की वजह से हमारा जो, अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा था ना कि भाई हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हमारे पास है, वो रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहा है। $700 बिलियन का हमारे पास रिजर्व था,
वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए, विदेशों से जो भी वस्तु आती है, जैसे क्रूड ऑयल की हमने एक बार बात की थी, तो क्रूड ऑयल का पैसा देने के लिए हमें डॉलर देना पड़ता है। अगर ऐसा ये डॉलर हमारे कम हो गए तो हम ये क्रूड ऑयल खरीदना कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये वॉर सिचुएशन की वजह से जाने आने के रास्ते बढ़ गए हैं, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। अब ईरान कह रहा है कि भाई हम भी इसमें पैसा लेंगे, ऑक्ट्राई जैसा हम लेंगे, जैसे टोल टैक्स होता है, तो आप हार्मुज से जाएंगे तो हमें इतना पैसा दो, यानी वो खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए वॉर सिचुएशन की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप ऐसी कुछ चीज विदेशों से मंगाओ ही नहीं ना कि जिसके हमें डॉलर देना पड़ेगा। सोना हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे इंपोर्ट करने वाली बातों को आप रोकिए। और एक है कि जो क्रूड ऑयल वाला है तो आप पेट्रोल कम खर्च करिए, जो फर्टिलाइजर है उसको आप कम करिए। उस प्रकार की सारी चीजें वॉर की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, मुफ्त की रेवड़ियां। इस बीच मैं जो आप कह रहे हैं, मैं वही कहने जा रहा था कि भाई अगर सरकार को अपना खर्च कम करना है तो ये मुफ्त की रेवड़ियां बंद करना चाहिए। फ्री बीज ऐसा उसे कहा जाता है। तो उसमें प्रश्न क्या है कि भाई पूरा साल, ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हम देते रहे अनाज। अनाज मुफ्त तो नहीं आता है, अनाज मुफ्त में नहीं आता है ना, उसके लिए तो खर्च तो करना ही पड़ता है। बिजली फ्री, तो उसके लिए भी पैसा लगता है, तो वो मुफ्त दे रहे हैं, फिर पैसे भी बांट रहे हैं। हेल्थ में भी, दवाखाने में जाओ आप तो इतने लाख का खर्च हॉस्पिटल का आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यानी हेल्थ के ऊपर भी खर्च नहीं करना है। तो अगर खर्च करना ही नहीं है तो किसी आदमी को कमाने के लिए जाने की आवश्यकता है क्या? वो श्रम क्यों करेगा? मैं एक खेती वाला आदमी हूं, मैं किसान हूं, मुझे मालूम है एक खेती पर मजूरी करने वाला मैं हूं या कोई और है, तो उसके लिए दिन यानी क्या, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसे दिन कहा जाता है। लेकिन आजकल तो सब खेती वाले लोग, मालिक भी हो तो भी आजकल उनका दिन 8 बजे के पहले खुलता नहीं। जैसे आज के युवा है 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो ये किसान भी आजकल लेट से उठ रहा है और फिर 8-9 बजे जाएगा खेत में और दोपहर को 2 बजे तक घर चला जाएगा, बीच में खाना भी खाएगा। तो इस प्रकार से श्रम कम कर रहे, 4-5 घंटे भी नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो उसके खर्च बढ़ रहा है। यह फ्री बीज की वजह से श्रम से जो उत्पादन होना है वो उत्पादन भी कम होगा। इनको लगता है हम क्यों काम करें, हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। दैट इज रॉन्ग। सर, सरकार के पास क्या रास्ता है इससे निकलने का? ये रास्ता तो है ना कि ये फ्री बीज, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार ने कुछ योजना बनाई तो उसमें कुछ कमियां होगी, उन्होंने भी सोचा होगा कि ये फ्री बीज करना है, लेकिन आपको गरीबों को सुदृढ़ करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सुदृढ़ करना चाहिए। लेकिन वो सुदृढ़ करने के लिए वो श्रम ही ना करे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि श्रम से उत्पादन आएगा। इसलिए क्या सरकार इस पर कुछ कंडीशन रख सकती है क्या कि भाई आपने इतने घंटे का काम किया तो आपको इतना अनाज मुफ्त मिलेगा? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, आपने शायद नारायण मूर्ति जी का नाम सुना होगा। नारायण मूर्ति जी आईटी क्षेत्र के हैं। तो आईटी क्षेत्र में उन्होंने बहुत विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई हर आदमी को हफ्ते में 17 हम 70 कहते हैं ना, 70 कहते हैं, तो 17 घंटे आदमी ने काम करना चाहिए, यानी दिन का 14 घंटे काम करना चाहिए। एक तो महाभाग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि भाई संडे छुट्टी क्यों चाहिए, संडे को भी काम करना चाहिए। तो एक तरफ आप कुछ लोगों को कहते हो कि भाई दिन में 14 घंटे काम करो, और किसी और को आप 4-5 घंटे में ही काम करना खत्म कर दो, उसका उत्पादन नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन इसमें एक और उदाहरण मैं देता हूं कि हमारे कुछ कलीग्स, प्रोफेसर्स, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई इन्वेस्टर्स, ऐसे एक बार हम मिले थे।
तो एक टेबल पर बैठे थे, तो बैठे बैठे उन्होंने अपनी कहानियां शुरू कर दी कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, तो इन्वेस्ट करा तो मुझे कम से कम 15% तो रिटर्न मिल रहा है। किसी ने कहा मुझे 21% मिल रहा है, तो मैं ऐसा इन्वेस्ट करता हूं। तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे बच्चों की भी चिंता नहीं है, तो मेरे बच्चे अब आराम से पूरी जिंदगी निकाल लेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने कितने कष्ट किए, हमने कितने श्रम किए, कितने संघर्ष किए जीवन में, तब हम जाकर यहाँ आए, हमारे पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियां है वगैरह वगैरह। तो आप अपने बच्चों को क्यों संघर्ष में से वंचित करना चाहते हैं? सर, आज के पेरेंट्स का पर यही थिंकिंग हो गया। आज के पेरेंट्स कमा रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, पर वो ये नहीं देख रहे बच्चों का फ्यूचर किस ओर जा रहा है। बच्चों को सब चीजें बहुत आसानी से मिल जा रही है। वो संघर्ष में से तो सीखेगा ना। अगर हम आप अगर संघर्ष में सीखे हैं तो वो भी सीखे ना। तो उन्हें भी श्रम तो करना चाहिए, उन्हें भी संघर्ष करना चाहिए, उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए। उसमें से आप वंचित क्यों करना चाहते हो? तो इस प्रकार से हमारी बात हुई। तो यही एक रास्ता है कि मुफ्त में मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन सामने श्रम करे, उत्पादन करे, और उत्पादन में सरकार की आय बढ़ेगी कैसे? उत्पादन पर काम करोगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा, तो टैक्स यानी सरकार की आमदनी होगी, तो खर्च कैपेक्स पर करेंगे, ज्यादा बुलेट ट्रेन निकलेगी, ज्यादा रोड बनेंगे, तो सरकार के पास आमदनी होनी चाहिए। तो उस आमदनी है, सबसे बड़ी आमदनी सरकार के पास टैक्स है। तो उस टैक्स के लिए आमदनी ये बढ़ाए युवा, और उसमें से ही सरकार को कुछ पैसा मिलेगा। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.1% ऑफ जीडीपी का सरकार का प्रयत्न है, वो यशस्वी होगा अगर हम सब मिलकर अगर मेहनत करते हैं तो। सर, राजकोषीय घाटा, मुझे भी बहुत डीप नॉलेज मिला एक्चुअल में, सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, किसमें से सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और ये घाटा कैसे सरकार कम कर सकती है। हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने आज बताया राजकोषीय घाटे के बारे में, और कैसे सरकार अपनी अर्थव्यवस्था चला रही है, किस ओर वो जा रही है, और कैसे उनके फ्यूचर प्लानिंग है। आज सर ने बहुत डिटेल से समझाया। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरें जरा हटके में हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके देश से जुड़ी हुई है। देश आपका है तो आपको ये खबरें जानना भी बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहें खबरें जरा हटके।